हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि बजट क्या होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि बजट की संरचना कैसी होती है। इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और सेशल्स के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैमिटी। ठीक है। सेशल्स क्या है? हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है। तो इंडिया और सेशल्स के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? उसका है लैमिटी। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे बजट की संरचना। देखिए बजट को ना दो भागों में बांटते हैं, केंद्रीय बजट को। एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में आती है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। पूंजीगत जो पूंजीगत बजट होता है, ठीक है, उसमें आती है पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। अब देखिए जब आप अपने कोई बजट बनाएंगे जैसे घर का, तो आप एक तरफ क्या लिखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम होने वाली है, कहाँ कहाँ से पैसे मिलने की संभावना है, और दूसरा आप लिखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ व्यय करना है, किस किस जगह। ठीक है। तो इसी तरीके से इस सरकार का होता है। पहले हम देखेंगे कुल सार्वजनिक आय, टोटल पब्लिक इनकम सरकार को कितनी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो देखिए सरकार की कुल प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। ठीक है। देखो सरकार की कुल प्राप्ति मतलब उसे कुल कितना पैसा प्राप्त हो रहा है ना। कुल प्राप्तियों से क्या मतलब है? उसे एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार को जिस जिस मतलब जहां जहां से, ठीक है, उसको मौद्रिक आय मिलने वाली है, उसका उसे अनुमान है कि इतनी इतनी मौद्रिक आय उसे मिलने वाली है, तो उसे हम सरकार की कुल प्राप्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे कि सरकार को कितने पैसे मिलने वाले हैं सरल शब्दों में, ठीक है, एक साल में उसके जितने भी स्रोत हैं कि जितनी भी जगहों से उसे मिलने वाले हैं, ठीक है, उनसे जितनी भी उन्हें मौद्रिक आय होने वाली है उसका अनुमान कहलाता है सरकार की कुल प्राप्ति। सरकार की कुल प्राप्तियों को हम दो भाग में बांटते हैं, यानी सरकार को जहां जहां से पैसा मिल रहा है हम उसको दो भागों में बांटेंगे। एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के ऊपर ना ही किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, ना ही परिसंपत्ति में गिरावट होती है। राजस्व प्राप्तियां नियमित और आवर्ती प्रकृति की होती है, जिन्हें सरकार सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त करती है। इसके तहत निम्न दो प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है: कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो देखिए फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जैसे राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? देखिए जिस जिन प्राप्त जिन मतलब प्राप्त चीज़ों को प्राप्त करने के लिए सरकार को ना ही कोई देनदारी सृजित हो रही, ना ही उसे कुछ देना पड़ रहा है। ठीक है। ना ही उसकी जो संपत्ति है, मान लीजिए उसके पास, सरकार के पास भूमि है ना, कुछ इंडस्ट्री है, कुछ भी है, ना ही उसकी कोई परिसंपत्ति में कमी आ रही है, ना ही उसे कुछ देना पड़ रहा है। तो ऐसी प्राप्ति को क्या कहेंगे? राजस्व प्राप्ति कहेंगे। ये सरकार को नियमित प्राप्त होती है, कंटिन्यू। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टैक्स। अब देखिए टैक्स सरकार को मिलता है, तो टैक्स लेने में क्या सरकार की कोई देनदारी सृजित होती है? नहीं। अब देखिए सरकार अगर ऋण लेगी, लोन लेगी, है ना, तो लोन पे क्या होगा? उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स क्या हो? टैक्स देने के बाद उसकी कोई देनदारी सृजित नहीं हो रही है, ना ही कोई उसकी परिसंपत्ति कम हो रही है। ठीक है। अगर सरकार विनिवेश करती है तो देखिए उसकी खुद की क्या होता है कि जो हमारे उद्योग होंगे सरकार के, उनका जो है स्वामित्व दूसरों के हाथों में जाने लगेगा, है ना, निजी हाथों में। तो ना ही उसकी परिसंपत्ति में गिरावट आ रही है, ना ही उसकी देनदारी सृजित हो रही है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसी प्राप्ति को क्या कहेंगे? वैसी प्राप्ति को कहेंगे राजस्व प्राप्तियां। ठीक है। जैसे कि टैक्स, टैक्स मिलने में क्या हो रहा है? ना सरकार की कोई देनदारी, ना उसे कुछ देना पड़ रहा है, ना ही उसकी संपत्ति में कोई कमी हो रही है। तो देखिए अब जो राजस्व प्राप्तियां उनको भी हम दो भाग में बांटते हैं: कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले हम देखेंगे कर राजस्व प्राप्ति। सरकार द्वारा आरोपित करों एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त प्राप्तियों के कुल योग को कर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर से मिलने वाली राशियां भी शामिल की जाती है। अब देखिए सरकार को जितना भी टैक्स मिलता है या वो फीस लगाती है, तो उससे उसे जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी प्राप्ति होती है, उसकी उसके टोटल को ही हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो खूब अच्छे से ये ध्यान रख लीजिए कि राजस्व प्राप्तियों में क्या टैक्स आएगा ही आएगा, है ना, कर आएगा ही, किसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट में। ये फ्रेंड्स बाद में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ जाता है। अब ये क्या होता है? देखिए जो हमारी इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो हमसे डायरेक्ट लिया जा रहा है इनकम पे। और जैसे कि आप सामान कुछ खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है। आप मान लीजिए आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा तो उस पर भी टैक्स होगा, लेकिन वो आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, वो कैसे? इनडायरेक्ट दिया जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर,
पूंजीगत लाभ कर, ब्याज कर, प्रतिभूति लेन देन कर। टैक्स पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रत्यक्ष कर में आता है उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर, बिक्री कर, है ना। ये सारे कर जो है सरकार हमसे लेती है। अब देखिए गैर राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। देखिए कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि इसके अंतर्गत आती है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, सरकार को आंतरिक और बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, शुल्क एवं जुर्माना से होने वाली प्राप्तियां, वित्तीय सेवाओं से आय जैसे मुद्रा को छापने और डाक टिकट को छापने, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान इत्यादि शामिल होते हैं। तो देखिए एक तरफ तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स और एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गैर कर राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। देखिए कर के अतिरिक्त उसे जो भी अन्य स्रोतों से सरकार को जो ऐसी प्राप्तियां हो रही है जहां उसमें ना उसकी देनदारी सृजित हो रही है ना उसकी परिसंपत्तियां कम हो रही हैं, तो ऐसी प्राप्तियों को हम गैर कर राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। इनमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ठीक है, पीएसयूज हैं, जिसमें जो मतलब सरकार के उद्योग हैं, ठीक है, उनमें जो उसको लाभ मिलता है या लाभांश मिलता है, ठीक है। सरकार को आंतरिक और बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज। अब देखिए सरकार की भी क्या होती है ना, केंद्र होती है, वो राज्य को क्या देती है, टैक्स देती है, दूसरे देशों को टैक्स देती है, तो उनसे उसे जो ब्याज मिल रहा है, जो शुल्क मिल रहा है, ठीक है, जुर्माना लगाया है वो प्राप्त हो रहा है। वित्तीय सेवाओं से उसको आय मिल रही है, जैसे वो मुद्रा को छापता है, डाक टिकट को छापने, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान, ठीक है, अगर सरकार को कहीं से अनुदान मिला है तो ये सब क्या आते हैं, सब गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। देखिए कर में शामिल नहीं है लेकिन इनमें इनको मिल रही है, तो सरकार को ना कुछ देना पड़ रहा है ना सरकार की परिसंपत्ति कम हो रही है। जैसे इसमें से हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। सरकार को मान लीजिए ऋण से ब्याज, जो उसने ऋण दिया उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो वो ब्याज जो उसको प्राप्त हो रहा है, ना ही उसमें उसकी कोई देनदारी में कमी आ गई है ना, ब्याज में प्राप्त होने में, ना ही उसकी परिसंपत्ति कम हो गई, तो इसको हम कहेंगे गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो इनमें ये सब आ जाता है। अब हम देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती है जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हो, अर्थात इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती है या फिर जिसके कारण सरकार की देयताओं में वृद्धि हो जाती है। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित और गैर आवर्ती प्रकार की होती हैं। अब देखिए सरकार के पास भी कुछ परिसंपत्ति होती है, जैसे मान लीजिए उसके, है ना, मैंने आपको बताया कि उसके उद्योग हैं सरकार के, है ना, जीएस रेलवे है, जो भी है, एलआईसी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार चलाती है, ठीक है, उपक्रम। तो क्या होता है कि सरकार क्या करती है, धीरे धीरे उनके शेयर्स बेच देती है, उसको बोलते हैं विनिवेश, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो जैसे ही विनिवेश करती जाती है तो क्या होता है, उसके साथ जो उसकी परिसंपत्ति है वो कम होती जाती है, यानी कि जैसे कि अगर वो अपने उद्योग है उनका, अगर वो शेयर्स बेचती जाएगी तो वो धीरे धीरे निजी हाथों में चले जाएंगे और उनका अधिकार उन पर ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि सरकार की परिसंपत्ति कम होती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। पूंजीगत प्राप्ति वे होती है जिससे क्या होता है, सरकार के ने कुछ बेचा है उसके बाद उसको प्राप्त हुई है, ठीक है। इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति या तो उसकी कुछ संपत्ति कम हो रही है, जैसे सरकार ने मान लीजिए अपनी भूमि बेच दी, या फिर सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए सरकार ने दूसरे देश से ऋण ले लिया तो अब उसको हर साल इंटरेस्ट ब्याज देना है, यानी उसकी देयता बढ़ गई है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को अच्छा नहीं माना जाता है, राजस्व प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है। अगर राजस्व प्राप्तियां ज्यादा है तो अच्छी बात है। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की या तो परिसंपत्ति कम होगी या देयता बढ़ेगी। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित तथा गैर आवर्ती, मतलब ये नियमित नहीं प्राप्त होती है, जब जब सरकार अपना विनिवेश करेगी तब तब उसको प्राप्त होगा ये, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां जो है उसकी। तो इसके तहत क्या आता है, विनिवेश। मैंने आपको बताया अगर सरकार अपने जो भी उद्योग हैं, ठीक है, पीएसयूज हैं, अगर उनको धीरे धीरे क्या कर रही है, निजी हाथों में दे रही है, तो उसको कहेंगे विनिवेश, ठीक है। ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण और सहायता, मैंने आपको भी बताया था, विदेशी ऋण लेती है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारा। भविष्य निधि जमा, पेंशन फंड जमा, अल्प बचत जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक और बाह्य ऋण, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, हमारे पूंजीगत प्राप्तियों में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सरकार को व्यय करती है सरकार, कुल सार्वजनिक व्यय होता है, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी कुल सार्वजनिक व्यय होता है, जितना भी सरकार को खर्च करना होता है, उसको वो दो भाग में हम बांट देते हैं। जैसे हमने पहले बांटा था आय को, उसी तरह व्यय को बांटते हैं, राजस्व, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से, जिसके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और ना ही देयताओं में कमी आए। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं, जो साल दर साल होते हैं। उदाहरण ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों का अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, वेतन और छात्रवृत्ति इत्यादि। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है राजस्व। राजस्व वो होता है कि देखिए सरकार ने क्या किया कि व्यय तो करा, उसने खर्चा तो करा, लेकिन उस खर्चे को करने के बाद ना तो उसकी कोई परिसंपत्ति का निर्माण हुआ, ठीक है, ना ही तो उसकी कोई संपत्ति बनी। अब जैसे आप घर खरीद रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप तो व्यय करते हैं, तो मतलब आपको एक घर मिल गया, तो आपकी परिसंपत्ति बन गई। इस इस खर्च से क्या होता है, सरकार की ना ही कोई संपत्ति का निर्माण होता है, ना ही उसकी देयताओं में कमी आती है। जैसे मान लीजिए सरकार को कहीं पर क्या देना है, ऋण देना है, उसका ब्याज देना है, तो क्या अगर वो ब्याज चुका दे तो उसकी देयता में कमी आ गई, ठीक है। लेकिन जब ये वाला व्यय करेगी तो ना तो उसकी देयताओं में कमी आएगी, ना ही उसकी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे राजस्व क्या होते हैं, आवर्ती, जो साल दर साल होते हैं, मतलब ये कंटिन्यू होते हैं, देने ही पड़ते हैं। जैसे ब्याज अदायगी, ठीक है, अब सरकार ब्याज दे रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, राजस्व व्यय कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या हो गया, अब सरकार अगर क्या करती है, देखिए अगर उसने खूब सारा ऋण ले रखा है, लेकिन वो ऋण नहीं चुकाती है, ठीक है, ऋण नहीं चुकाती, लेकिन ब्याज क्या होगा, हर साल बढ़ता जाएगा। अब उसे ब्याज पे ब्याज उसे देना है, ठीक है, तो उसकी देयता कम नहीं हो रही, उसके ऋण पे जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर वो ऋण चुकाती है, ठीक है, तो उसको मतलब तब हमारी देयताओं में कमी आएगी। लेकिन ब्याज अदायगी अगर करती है, सिर्फ ऋण नहीं चुका रही है पूरा, तो देयताओं में कमी नहीं आएगी। तो इसमें क्या आएगा, ब्याज अदायगी करती है, सब्सिडी देती है। अगर सरकार सब्सिडी देती है तो ना ही उसकी कोई संपत्ति बनती है, ना ही देयता कम होती है। राज्यों का अनुदान देती है, सरकार को दी जाने वाली वृद्धावस्था, जब वृद्धावस्था पेंशन, वेतन या छात्रवृत्ति देती है, तो इससे क्या होता है, कोई सरकार को कोई संपत्ति नहीं मिलती है, ना ही उसकी कोई देयता, जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो कुछ कम होती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए मैंने ब्याज अदायगी बोला था, तो ब्याज अदायगी अगर कर रही है तो उसमें उसकी देयता कम नहीं हो रही है, क्योंकि उसने ऋण नहीं चुकाया, उससे ब्याज इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, उसको वो और ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसको हम राजस्व व्यय में ही लेते हैं। अब देखिए पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्ति में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए, पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब देखिए, क्या मैंने आपको बताया था, राजस्व जो आय होती है वो अच्छी होती है, और पूंजीगत व्यय अच्छा होता है। क्योंकि पूंजीगत व्यय क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार की कुछ ना कुछ संपत्ति का निर्माण होता है। सरकार का व्यय जिससे या तो परिसंपत्ति में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए। अब देखिए सरकार ऐसा व्यय कर रही है जिससे उसकी संपत्ति में वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब यानी कि उसकी कुछ ना कुछ जो संपत्ति है वो बन रही है, कुछ ना कुछ। मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, आप व्यय तो कर रहे हैं, लेकिन आपको संपत्ति बन रही है, आगे जाके वो घर महंगा हो जाएगा आपको, ठीक है, अगर आप बेचेंगे आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसा व्यय जो आपकी संपत्ति बना रहा है, ठीक है, या आपकी देयता कम कर रहा है, आपकी लाइबिलिटी कम कर रहा है, तो उसे हम, जैसे कि ऋण का भुगतान, ऋण अगर हमने दे दिया, ऋण चुका दिया, मैंने आपको बताया था अगर ब्याज चुकाया तो ऋण तो अभी हमें चुकाना है, तो वो हमारा राजस्व व्यय हो गया। पूंजीगत व्यय में अगर आपने ऋण दे दिया तो आपकी देयता एक तरीके से कम हो गई, तो इसको हम पूंजीगत व्यय कहेंगे। अब देखिए अगर आप सिर्फ ब्याज दे देते हैं वापस, तो क्या है, ब्याज तो हर साल बढ़ता जाएगा ऋण पे, तो वो हमारा इसलिए राजस्व व्यय में आया था। पूंजीगत व्यय में क्या आएगा, अगर हमने ऋण चुका दिया, ऋण का भुगतान कर दिया, तो वो हमारा पूंजीगत व्यय हो गया। छोटा छोटा इसमें वही हो जाता है ना, छोटी छोटी इसमें क्या बोलते हैं अंतर होता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके की व्यय जिससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए, पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो पूंजीगत व्यय एक कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है, इससे राष्ट्र की संपत्ति का निर्माण होता है। पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर प्रकार के व्यय होते हैं। अब ये कंटिन्यू नहीं मिलता है सरकार, मतलब ये जरूरी नहीं है सरकार का हर बार एक सा हो, ठीक है। पूंजीगत व्यय, इस प्रकार के व्यय के से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में भी सुधार होता है। इससे क्या होता है, सरकार की प्रोडक्ट, जो अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। पूंजीगत व्यय में क्या शामिल होता है, निवेश शामिल होता है, अगर कहीं पर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो उससे आगे जाके फायदा होगा। ऋण भुगतान करती है तो उसकी देयता कम हो जाएगी। ऋण वितरण करती है, शेयरों की खरीद करती है, भूमि, भवन, मशीन, उपकरणों पर व्यय करती है, तो इनसे क्या हो रहा है, हमारी संपत्ति बन रही है, तो इसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना, तब आपको ये अच्छे से दिमाग में आ जाएंगे। एंड आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।